अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज आपको खुशामदीद करते हैं फ़िज़िक्स के चैप्टर वन नाइन्थ क्लास है, चैप्टर वन मेजरमेंट्स में। तो भाई सबसे पहले दो तीन चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि मैंने आपके लिए ये नोट्स लिखे हैं सारे सारे चैप्टर्स के। तो मैं रोज़ कोशिश करूँगा वीडियो अपलोड करूँ। तो ये जितने भी नोट्स हैं, एक तो आपने इनको साथ साथ लिखना है, और दूसरी बात ये है कि मैं जो आपको साथ साथ समझा रहा हूँ इसको आपने समझना है। जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो फिर आप दोबारा जब भी ये नोट्स अपने पास लिखें और जब भी आप इनको खोलेंगे, सिर्फ एक बार आपको पढ़ने की ज़रूरत है, आपको आराम से याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट को उर्दू की ज़ुबान में हम लोग कहते हैं नाप तोल। नाप तोल, अब इसकी डेफिनेशन है कंपैरिजन ऑफ थिंग विद सम स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड है एक मकदार, किस मकदार के अंदर आप उसको नापते हैं, तोलते हैं। जिस तरह हमने लिया है कि 5 मीटर, अब इसके अंदर 5 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू। अब न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन, ये जहाँ तक भी हो सकती है। अब जो मीटर है, जो इसकी एसआई यूनिट है, जो इसकी यूनिट है, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड। अब इसी तरह नीचे आ जाए, हमने 500 सेंटीमीटर की एक रॉप मेजर की है, जो उसके अंदर 500 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, और सेंटीमीटर क्या है? स्टैंडर्ड। इसी तरह अब जहन में ये बात आ रही होगी कि भाई स्टैंडर्ड होता क्या है? स्टैंडर्ड विद विच थिंग्स आर मेजर्ड, यानी वो मकदार जिसके अंदर हम चीज़ों को नाप तोल करते हैं। जिस तरह आप किसी भी जगह पे जाते हैं तो आप बोलते हैं भाई 5 किलो चीनी चाहिए, तो 5 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू और किलो जो है वो स्टैंडर्ड है। बस ये चीज़ आपने एक समझनी है। अब ये टाइम में भी हो सकता है, टाइम की सेकंड आ जाती है यूनिट, इसी तरह मैथ्स की केजी आ जाती है। ये आपको आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब मैग्नीट्यूड मैंने अभी आपको बताया कि कॉम्बिनेशन, एक ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और एक ये स्टैंडर्ड होती है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और स्टैंडर्ड को जब टुगेदर कंबाइन करते हैं तो ये बन जाता है मैग्नीट्यूड। यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट या स्टैंडर्ड, इनको जब हम कंबाइन करते हैं तो ये क्या बन जाता है? मैग्नीट्यूड। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। बस आपको इधर एक मेन कंसेप्ट यही देना था कि मैग्नीट्यूड ये जो होता है, ये होता है कम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू और स्टैंडर्ड। अब इसके अंदर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इसको पढ़ना। अब कम्बिनेशन है, आप इसको और भी तरह लिख सकते हैं जिस तरह आपको बेहतर लगता है। अब मेन चीज़ है साइंस क्या है? तो साइंस एक लैटिन वर्ड है, जो कि वर्ड निकला है साइंटिया से, जिसका मतलब क्या है? नॉलेज। अब साइंस की डेफिनेशन क्या है? नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। अब आप समझ रहोगे ऑब्जर्वेशन हम दो तरह से करते हैं। एक क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटी होती है, और एक क्वांटिटेटिव होती है, क्वांटिटी, और एक क्वालिटेटिव होती है, क्वालिटी। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ये होते हैं कि यानी ऑब्जर्व करते हैं, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं अपनी फीलिंग्स के साथ, तो उसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। और एक्सपेरिमेंट हम मुख्तलिफ तजुर्बात करते हैं, तो उनके अंदर से जो प्रोडक्ट्स आते हैं, यानी मुख्तलिफ तजुर्बात करना, उनको एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड साइंस। तो अब साइंस किस तरह वजूद में आई? 18वीं सेंचुरी में साइंस को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। एक थी बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोलॉजिकल साइंस किसकी हो गई? लिविंग थिंग्स की हो गई स्टडी। और फिजिकल साइंस थी नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी। जो जब 19वीं सेंचुरी में और ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट हुई तो इससे ये पता चला कि भाई फिजिक्स को मज़ीद 5 डिवाइड कर दिया गया, 5 काइंड्स में डिवाइड कर दिया गया, ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें पहली है फिजिक्स, दूसरी है केमिस्ट्री, तीसरी है जियोलॉजी। जियोमीन का मतलब है अर्थ, तो ये ज़मीन के बारे में जितनी भी स्टडी होगी उसको जियोलॉजी कहेंगे। एस्ट्रोनॉमी, खला, स्पेस के बारे में जितनी भी स्टडी होगी। और मेट्रोलॉजी, वो मैंने आपको पीछे बताया, मेट्रोलॉजी किसकी स्टडी होती है? नाप तोल की। तो ये चीज़ें आपने समझनी है। अब आप आगे आएंगे तो भाई सबसे पहले फ़िज़िक्स क्या होती है? फ़िज़िक्स एक ब्रांच है साइंस की जो डील करती है मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप का मतलब है दोनों का आपस में क्या ताल्लुक़ है, यानी मैटर और एनर्जी का आपस में जो ताल्लुक़ है उसकी स्टडी को हम कहते हैं फ़िज़िक्स। अब लाजमी बात है, दिमाग में आई बात होगी कि मैटर होता क्या है? मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज़ कॉल्ड मैटर। यानी कोई भी चीज़ जिसका कोई वज़न हो और उसने स्पेस कोई प्रोवाइड की हो, उसको हम क्या कहेंगे? मैटर। इसकी मुख्तलिफ़ इकसाम हैं, मुख्तलिफ इसकी आप ले सकते हैं। कोई भी चीज़ हो, जिस तरह कारपेट है वगैरह, इन सब ने इनकी मैस भी है और उन्होंने स्पेस भी कवर की हुई है, तो इसको हम कहते हैं मैटर। तो पूरी अर्थ जो है वो एक मैटर से बनी हुई है। तो मैस क्या है? मैस अमाउंट ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय अ बॉडी।
अब जितना भी मैटर ये चीज़ें यानी मास और स्पेस जितना एक बॉडी ने कवर किया होता है वो कितनी मिकदार में होता है उसको हम कहते हैं मास। तो अब आगे मास की आप m इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई जी, ये मेन फार्मूला होता है w इज इक्वल टू एम जी। तो आप जब इधर से g मल्टीप्लाई m को आपने फाइंड करना है तो इधर g डिवाइड हो रहा है, उधर आन के कुछ भी नहीं होगा। तो अमाउंट ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय अ बॉडी वही है कि मिकदार जितनी एक बॉडी ने पोजेस्ट की हुई है मैटर की। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। इसकी अब एसआई यूनिट इसकी क्या है? केजी। और फार्मूला है m इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई जी। और वेट फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर। इसकी आसान सी मैं बता देता हूँ, इधर ज़रा मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, ज़रा ज़्यादा ये लफ्ज़ हैं तो आप आसान सी लिख लें, फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर। इसका मतलब है कि वो फोर्स जिसके साथ अर्थ एक बॉडी को अपनी तरफ खींचती है उसको हम कहते हैं वेट। तो वेट इसकी जो ये यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल होता है न्यूटन के। तो और इसका फार्मूला क्या है? इधर m इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई जी है। अब हमने w फाइंड करना है, g डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो w इज इक्वल टू एम जी इसका फार्मूला है। अब एनर्जी क्या है? हमने इधर बात की है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। मैटर हो गया, अब एनर्जी वो एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क या एबिलिटी टू कॉज चेंज, यानी एक बॉडी की एबिलिटी कि वो कोई काम कर सके या फिर किसी चीज़ के अंदर कोई तब्दीली ला सके। जिस तरह अब ये पेन है तो ये मैंने इसको यहाँ से पुश करके इधर किया है, तो ये क्या है? ये मेरी एनर्जी यूज़ हुई है। जिस तरह आप पाम को प्रेस करते हैं तो वो आप अपनी मस्कुलर एनर्जी को यूज़ करके हीट एनर्जी उससे, यानी मस्कुलर एनर्जी आपकी यूज़ होती है और हीट एनर्जी आपको मिलती है, यानी आपके हाथ गर्म हो जाते हैं। तो इसी तरह आप आगे आते हैं। अब क्वांटिटीज़ दो किस्म की सब आपने सबसे पहले समझनी है कि एक फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, एक नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? जितनी भी क्वांटिटीज़ मैयर कर सकते हैं हम, ऑल मैयरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जिस तरह लेंथ है, लेंथ को मैयर कर सकते हैं, मैस है, मैस को केजी में, लेंथ को मीटर में, टाइम को इसी तरह टाइम को सेकंड में, स्पीड को वॉल्यूम को, इधर आगे ये बहुत ज़्यादा हैं। तो अब नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ऑल नॉन मैयरेबल क्वांटिटीज़ को हम, वो सारी क्वांटिटी जिनको हम मैयर नहीं कर सकते, नाप तोल नहीं सकते, उसको हम कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब जिस तरह हॉनेस्टी, सच्चाई, एयर, हवा, थिंकिंग, जो हम सोचते हैं उसको हम किस तरह मैयर कर सकते हैं, इसी तरह हॉनेस्टी को, एयर को भी। एयर अलबत्ता हो सकती है लेकिन पूरी दुनिया में जितनी भी एयर है वो तो नहीं हो सकती, इसलिए एयर भी इसके अंदर शामिल है। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ ये जो हमने इधर पढ़ी हैं ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। अब ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ तीन ब्रांचेस में डिवाइड हैं। एक होती हैं बेस क्वांटिटीज़, एक होती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़, एक होती हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ आप इस बार में नहीं पढ़ेंगे, ये आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में। ये बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आप इस क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेस क्वांटिटीज़ क्या होता है? क्वांटिटीज़ विद विच, ये इधर एक ये भी लिखी हुई है, क्वांटिटीज़ विद विच फॉर्म फाउंडेशन फॉर अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। ये ज़रा मुश्किल है लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो लिखी हुई है वो ये है कि क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटी आर एक्सप्रेस्ड, यानी वो क्वांटिटी जिसके ऊपर दूसरी किस्म की जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनको एक्सप्रेस किया जाए, उनको ज़्यादा मज़ीद सिंप्लीफाई किया जाए। जिस तरह आपके पास है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये 7 है। तो ये 7 आपने लाजमी याद रखनी है। आगे डिराइव क्वांटिटीज़। अब डिराइव क्वांटिटीज़ वो कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़, जो बेस क्वांटिटीज़ के ऊपर एक्सप्रेस होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ की फाउंडेशन के ऊपर एक्सप्रेस होती हैं, यानी उनके ये बजाय एक्सप्रेस होती हैं, उनको हम कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़। अब ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं स्पीड, वॉल्यूम, एरिया, एक्सेलरेशन, फोर्स, अट्रैक्शन, ये भी तकरीबन 7 ही हैं। 7 से ये और बहुत ज़्यादा हैं लेकिन आपके पास मेन जो है मेन 7 ही हैं। इसी तरह एसआई यूनिट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई पीछे उधर एसआई यूनिट के बारे में बड़ा कुछ लिखा है। तो एसआई यूनिट वो है सिस्टम ऑफ यूनिट यूज्ड इन 1960 बाय साइंटिस्ट एक्सेप्टेबल वर्ल्ड वाइड आर कॉल्ड एसआई यूनिट। यानी जब जिस तरह डेवलपमेंट हुई, जिस तरह दुनिया आगे बढ़ी, रिसर्च हुई, डेवलपमेंट हुई दुनिया में भी, तो अब एक हर चीज़ को नापने का आप इस तरह तो नहीं कह सकते मुझे इतनी मिकदार चाहिए, तो इतनी मिकदार में आपने कोई स्टैंडर्ड, कोई यूनिट तो रखनी होगी। तो 1960 में साइंटिस्ट पूरी दुनिया में इसकी एक यानी
कमी पेश आई तो लोगों ने, तो साइंटिस्ट ने 1960 में बैठे और उन्होंने एक वर्ल्ड वाइड एसआई यूनिट का सिस्टम बनाया। अब इस सिस्टम में ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो उसके अंदर उन्होंने बताया कि भाई जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो सब किस में आती हैं? एसआई यूनिट में। तो उन्होंने एक वर्ल्ड वाइड बनाई थी, वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया था जो कि एक्सेप्टेबल था पूरी दुनिया में। तो इसको हम क्या कहते हैं? एसआई यूनिट। आगे आ जाते हैं जी प्रीफिक्सेस ये बड़ा आसान है। प्रीफिक्सेस वर्ड्स और लेटर एडेड बिफोर एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ये पीछे आपने पढ़ी है, सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट इनको कहते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज एसआई यूनिट, दीज यूनिट्स आर आल्सो नोन एज एसआई यूनिट। तो वो कह रहा है कि वर्ड्स और लेटर एडेड बिफोर एसआई यूनिट, वो वर्ड्स और लेटर जो एसआई यूनिट के पहले ऐड होते हैं उन सब को टू रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक पावर ऑफ 10, जो 10 की पावर को रिप्रेजेंट करते हैं उनको कहते हैं प्रीफिक्सेस। अब प्रीफिक्सेस आपको सारी याद करनी होंगी, आप ज़्यादा कोशिश करें कि नीचे से ऊपर याद करें, जिस तरह एटो, फेम्टो, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा। इस तरह आपने सारी याद करनी है। पावर इस तरह के पहले की एटो की है 10⁻⁻18, फिर वो 15 होगी, फिर 12 होगी, फिर 9, फिर 6, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर +1, फिर 2, फिर 3। इस तरह आपने सारी याद करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। अब साइंटिफिक नोटेशन, इसको आपने समझना है। वो कहता है कि अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 10। वो नंबर जो एक्सप्रेस करता है 10 की पावर को और वो किसके दरमियान मल्टीप्लाई हुआ हो? 1 से 10 के दरमियान। जिस तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 3। तो ये साइंटिफिक नोटेशन है। इसका असल मतलब क्या है? अगर इधर प्लस है तो इसका मतलब है कि ये असल वैल्यू ये है 2000, यानी 2000 अगर किलोग्राम लिखते हैं तो किलो की वैल्यू ये है। तो आप अगर किलो को हटा दें तो ये अगर किलो को हटा दें फिर ये इस वैल्यू में आ जाएगा। तो ये मेन चीज़ आपने समझनी है कि भाई अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। तो इधर दो मैंने लिखी हुई हैं डेफिनेशंस, तो आपको जो अच्छी लगे आप वो याद कर लें, कोशिश करें। ये मेंटिसा वगैरह है, ये आप इंशाल्लाह समझेंगे। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट 3 तरह के होते हैं, एक मेजरिंग टेप, एक वर्नियर कैलिपर और एक स्क्रू बॉल। अब वर्नियर कैलिपर क्या है? ये आप इसकी आसान सी डेफिनेशन है। वर्नियर कैलिपर वो डिवाइस जो मेजर कर सके लेंथ अप टू 0.1 मिलीमीटर। अब जब मिलीमीटर हटाते हैं, सेंटी की पावर लगाते हैं तो 0.01 सेंटीमीटर हो जाता है। इसी तरह अब इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है आपने ये आसान तरीके से समझ लें। इसके 2 स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल मिलीमीटर में होता है, मेन स्केल दोनों में होता है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर दोनों में। अब वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन्स होती हैं और ईच डिवीजन जो उसकी होती है ना, ईच 1 10 में से अगर एक डिवीजन है तो वो कितनी की है? 9 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल। यानी वर्नियर स्केल की अगर 10 डिवीजन्स में हम एक डिवीजन मेजर करते हैं तो वो 9 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल। तो इसी तरह डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल 9 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 0.99 बन जाएगा, यानी उसकी एक डिवीजन 0.999 मिलीमीटर की है। ये आसान है कि वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन्स हैं और ईच ऑफ इट्स डिवीजन इज 0.9 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल। आगे ये वर्नियर स्केल की डायग्राम है वर्नियर कैलिपर की। वर्नियर कैलिपर का आप इसका लीस्ट काउंट समझना, ये मेन चीज़ है, ये आती है ज़्यादातर पेपरों में। अब वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट क्या होता है? स्मॉल है, वो उर्दू में समझे कि वो स्मॉलेस्ट रीडिंग, सबसे कम तरीन रीडिंग जो एक डिवाइस से मेजर की जा सकती है, यानी ना इससे ज़्यादा कम वो मेजर नहीं कर सकती। स्मॉलेस्ट रीडिंग टेकन बाय वर्नियर कैलिपर इज़। अब लीस्ट काउंट इसका फार्मूला है कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। अब मेन स्केल पर डिवीजन तो 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर से आगे शुरू होती है, तो स्मॉलेस्ट रीडिंग सबसे क्या है? 1 मिलीमीटर। और नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल पीछे हमने पढ़ा है कि 10, तो 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, तो ये इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.1 मिलीमीटर। तो इसको अगर आप पावर को हटाएंगे 10 लगाएंगे सेंटी की पावर तो ये 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह अब आगे ज़ीरो एरर है। अब ज़ीरो एरर क्या है? ज़ीरो एरर जब इसका ये स्केल है ना, ये देखें, ये वर्नियर स्केल, ये मेन स्केल। अब जब ये वर्नियर और मेन स्केल ये आपस में कंसाइड इधर नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगे, तो ये क्या होगा? इधर इनके दरमियान एक ज़ीरो एरर है। लाजमी बात है, या तो उससे
ज़ीरो एरर तब भी हो सकता है जब ये इससे पीछे हो, तब भी हो सकता है जब ये इस मेन स्केल से आगे हो। अब पॉजिटिव ज़ीरो एरर कब होगा? इफ़ द ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द राइट ऑफ द मेन ज़ीरो ऑफ मेन स्केल। यानी वर्नियर स्केल का ज़ीरो, ये आप बुक में ज़रा आसान लिखी हुई है, मैंने इधर ज़रा ये इंग्लिश ज़रा ज़्यादा वो दूसरी तरह लिख रही है, तो ये आप बुक से याद करें, बुक में ज़रिए आसान है कि इफ़ द ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल है लेफ़्ट है मेन स्केल के, तो ज़ीरो एरर आपके पास क्या आएगा? पॉजिटिव। और इसी तरह नहीं, अगर ज़ीरो एरर है लेफ़्ट बिहाइंड ऑन राइट साइड ऑफ द मेन स्केल, अगर उसके राइट है तो पॉजिटिव है, और इसी तरह अगर वो मेन स्केल के लेफ़्ट पे है तो वो क्या है? नेगेटिव। लेफ़्ट साइड पे है तो नेगेटिव, राइट साइड पे है तो पॉजिटिव। अब ज़ीरो करेक्शन किस तरह होती है? अब ज़ीरो को, वो ज़ीरो एरर को जिस तरह जो ठीक करेंगे ना, उसको हम कहेंगे ज़ीरो करेक्शन। ज़ीरो एरर को ठीक करना ज़ीरो करेक्शन कहलाता है। अब स्क्रू गेज ये डिवाइस है। अब ये आप इधर समझेंगे कि भाई वर्नियर स्केल वो डिवाइस है जो मेजर कर सकती है अप टू 0.1 मिलीमीटर, और स्क्रू गेज वो डिवाइस है जो मेजर कर सकती है अप टू 0.001 मिलीमीटर। इसका मतलब कि ये उससे ज़्यादा एक्यूरेट है। तो ये जब उससे ज़्यादा एक्यूरेट है तो उसकी डेफिनेशन बुक में ये भी है कि डिवाइस विच कैन मेजर मोर एक्यूरेटली दैन द वर्नियर कैलिपर इज़ कॉल्ड स्क्रू गॉज। अब इसकी कंस्ट्रक्शन समझिए होता किस तरह है। एक यू शेप मेटल फ्रेम होती है, ये आपको इधर से डायग्राम से समझाऊंगा। ये यू शेप मेटल फ्रेम है, ये यू शेप। अब इधर एक है स्टड, इसको या स्टड बोलते हैं या एनवल बोलते हैं। ये अब स्पिंडल है, ये थिम्बल है, थिम्बल इसको रिचेट भी बोलते हैं। ये रिचेट होता है, ये रैचेट, ये रैचेट होता है, ये थिम्बल होता है। अब ये मेन और लीनियर स्केल, ये मेन ये लीनियर स्केल है, ये यू शेप मेटल फ्रेम है। तो अब आप ये सारी चीज़ें इसमें लिख देंगे। इट कंसिस्ट ऑफ यू शेप मेटल फ्रेम विद अ मेटल स्टड एट इट्स वन एंड। मेन स्केल या लीनियर स्केल, सर्कुलर स्केल, इंडेक्स लाइन होती है, डेटम लाइन या हॉलो सिलेंडर लाइक होता है, लॉक, थिम्बल, रैचेट। ये सारे कंस्ट्रक्शन में किसके अंदर ये चीज़ होती है। इंपॉर्टेंट इसकी चीज़ ये है, ये आपने वर्नियर स्केल और इन दोनों की पक्की तरह याद करनी है कि क्योंकि ये लास्ट टाइम पेपर में आया था बोर्ड के। तो अब पिच क्या होती है? पिच होती है कि जब सर्कुलर स्केल कंप्लीट करता है वन रोटेशन, द डिस्टेंस कवर्ड, जो मेन स्केल पे डिस्टेंस कवर होता है उसको हम बोलते हैं पिच। इसका मतलब है जब सर्कुलर स्केल कंप्लीट करता है वन रोटेशन, जो मेन स्केल पे लाजमी बात है या ये आगे जाता है या पीछे जाता है। अगर आगे जाता है तो इधर से आगे जाती हैं, यानी इनकी वैल्यूज़ भी आगे जाती हैं। तो वो कहते हैं कि जब सर्कुलर स्केल कंप्लीट वन रोटेशन, द डिस्टेंस कवर ऑन मेन स्केल इज कॉल्ड पिच ऑफ द स्क्रू गॉज। ये चीज़ समझ आ गई। अब लीस्ट काउंट वही कि स्मॉलेस्ट रीडिंग, सबसे ज़्यादा कम तरीन रीडिंग जो हम एक लीस्ट काउंट से मेजर कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट रीडिंग जो हम स्क्रू गॉज से मेजर कर सकते हैं वो है लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या? पिच ऑफ द स्क्रू गॉज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अब पिच ऑफ द स्क्रू गॉज इधर या बुक में देखेंगे तो 1 मिलीमीटर से स्टार्ट होता है, तो आप इधर लिखेंगे 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। 100 डिवीजन्स होती हैं। अगर ये 50 होगा तो 0.1 हो जाएगा, अगर 100 है तो 0.01। इधर आप 50 लगा देंगे तो 50 0.01। अब ज़ीरो अगर इधर 50 होगा तो ये 0.1 हो जाएगी। 100 है 0.01 मिलीमीटर। वही सेंटीमीटर के लिए आप जब इधर 10 लगाएंगे तो ये पीछे चला जाएगा। 10-1 लगाएंगे तो ये पीछे चला जाएगा और 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर इधर आप वर्नियर स्केल का तो देखें तो वो 0.01 सेंटीमीटर है, इसलिए ये उससे ज़्यादा एक्यूरेट है। स्क्रू गॉज वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा एक्यूरेट है। अब ज़ीरो एरर वही बात है कि हमने पीछे बोला था कि जब दो स्केल आपस में कंसाइड नहीं करते, कंसाइड करें फिर तो ज़ीरो एरर है ही नहीं। अगर कंसाइड नहीं करते तो फिर उधर क्या है? ज़ीरो एरर। तो ये इधर आगे आएंगे। आगे अब पॉजिटिव ज़ीरो एरर है इफ़ द ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज़ लेफ्ट बिहाइंड द इंडेक्स लाइन। अगर वो उल्टी साइड पे है इंडेक्स लाइन के तो कौन सा होगा? पॉजिटिव ज़ीरो एरर। और अगर वो उससे आगे है यानी राइट साइड पे है तो क्या होगा?
नेगेटिव एरर। अब वीडियो ज़्यादा बड़ी होगी तो मैं चाहता हूँ कि आप ये जल्द से आपके पास ये पहुँचें और आप अच्छे तरीके से इनको समझें। तो इसलिए अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ज़्यादातर बच्चों का यही प्रॉब्लम होता है, उनके पास नोट्स नहीं होते। अब ये मैंने आपको समझाया, आपने एक बार समझ लिया, आपका पेपर आएगा, आप इसको खोलेंगे, आपने सिर्फ रीड करना है। आप एक बार याद कर लें, सिर्फ रीड करना होगा, आपके जहन में आ जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।